नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो आज खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर है 463 और हम कहानी कह रहे हैं मर्डर मशीन बन गए। श्री प्रकाश शुक्ला की मुठभेड़ में हुई मौत के बाद सबसे बड़ा मर्डर मशीन बना भूपेंद्र त्यागी की कहानी को। यह कहानी आपको हम एपिसोड नंबर 461 से सुना रहे हैं। भूपेंद्र त्यागी, जिसका नाम अवधेश त्यागी भी कहा गया, जिसका नाम जैन भी कहा गया, जिसका नाम मोदी भी कहा गया, और एक ऐसा अपराधी जिसके बारे में दावा यह किया गया कि उसने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराने की सुपारी आईएसआई मतलब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से ले ली थी। तो देखिए, आपने पिछले 2 एपिसोड सुने होंगे। शहाबुद्दीन का जिक्र भी आया, मोकामा गैंग का जिक्र भी आया। तो यदि आपने पिछला एपिसोड सुना है और जो मेरी विवेचना से अलग पुलिस की विवेचना रही दिल्ली पुलिस की, लेकिन यह भी सच है कि जब चार्जशीट जमा करने की बारी आई तो शहाबुद्दीन के खिलाफ चार्जशीट में बहुत पर्याप्त साक्ष्य दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल नहीं ढूंढ पाई थी। तो मेरी विवेचना ये थी कि ये भूपेंद्र त्यागी जो मर्डर मशीन था, बुलंदशहर का रहने वाला मूल था, वह शहाबुद्दीन की जान का भी दुश्मन बन गया था। वहां से भी AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट लेकर भागा था और इस गुस्से में ही शहाबुद्दीन ने पटना में इसे पनाह देने वाले मतलब भूपेंद्र त्यागी को पनाह देने वाला हरेंद्र राय को मारने का ऑर्डर शहाबुद्दीन नहीं दिया था। यह बात हरेंद्र राय की हत्या करने वाले पटना के बदमाश सुल्तान मियां ने मीडिया के समक्ष भी कबूल की थी। पुलिस की डायरी में भी इसका जिक्र हुआ था। तो यह भूपेंद्र त्यागी शहाबुद्दीन की जान के पीछे लगा था। यह बुलंदशहर जो इसका घर था, वहां का सल्तनत हासिल करने को डीपी यादव को खत्म करना चाहता था। राजन तिवारी से इसकी दुश्मनी थी। राजन तिवारी के एक और चेले गुड्डू शुक्ला को यह ठिकाना लगाना चाहता था। तो दुश्मनी बहुत थी, लेकिन आपको हमने यह भी बताया कि शहाबुद्दीन के शागिर्द रहते ही नेपाल यह पहुंच चुका था। लेकिन नेपाल में यह शहाबुद्दीन से इतर आईएसआई के संपर्क में चला गया था और उसने सलीम अंसारी, जो नेपाल में आईएसआई के नेटवर्क का सबसे महत्वपूर्ण दस्ता था, उसके संपर्क में था, जो भारत विरोधी ताकतों को प्रश्रय दे रहा था। तो हुआ ये कि इतनी दुश्मनी, और जब इसने रोसड़ा में, समस्तीपुर के रोसड़ा में 16 जनवरी 2001 को रोसड़ा नरसंहार किया, तो इसके बाद तो लगने लगा कि यह किसी को भी मार सकता है, लेकिन दुश्मन भी कहां मानने वाले थे। तो इसके मौसेरे भाई, जिसे इसने अपने बाद सबसे खतरनाक शूटर बनाया था, जिसका नाम संजीव त्यागी उर्फ संजय त्यागी, उसे भी मेरठ में पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया। इसका शक था कि डीपी यादव इसके पीछे है। तो यह अब सभी के साथ जैसा कह रहा था कि शहाबुद्दीन से तो हमें लिमिटेड ओवर का मैच खेलना है उन्हीं के हथियार से, लेकिन नेपाल में इसको और हथियार मिल गए थे। अब जो आगे की कहानी है वह कहानी यह है कि यह दिल्ली आता है, लेकिन दिल्ली आने के पहले क्या क्या हुआ और कैसे इसने, क्यों, किसके लिए सुपारी ली, यह दिल्ली पुलिस की विवेचना। लेकिन आपको हम यह बताएं, इसके पहले आपको देश के हालात क्या थे, क्यों अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराना चाहती थी आईएसआई, इसे भी समझना आवश्यक है। और इसमें यह भूपेंद्र त्यागी कैसे सामने आया, दिल्ली पुलिस ने शहाबुद्दीन का नाम क्यों लिया। तो समझिए इस बात को कि देश के 10वें प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सम्मानित नेता। यह बात 1996 की है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली नहीं। 13 दिनों के भीतर ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, संसद में बहुमत साबित नहीं कर पाए थे।
तो अटल बिहारी वाजपेयी की विदाई हो गई। फिर मई 1998 में आपको याद होगा कि कई क्षेत्रीय पार्टियों के साथ भाजपा का रिश्ता बना और देश में एक अलायंस बना जिसे एनडीए कहा गया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और यह बात तय हुई कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उसी साल चुनाव हुआ, सरकार तो फिर से बन गई, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की यह सरकार फिर से 1 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि तमिलनाडु की एक पार्टी ने जो सरकार का समर्थन दे रही थी, उसने अपना समर्थन वापस ले लिया था। लेकिन आगे 1999 में 1999 में फिर से चुनाव हुए और इस बार एनडीए को कंफर्ट विक्ट्री मिली, मतलब ठीक ठाक जीत मिली। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए और सरकार पूरे 5 साल चली, मतलब 2004 तक। लेकिन देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री तो बन गए थे, पर परेशानियां कम नहीं थी। पाकिस्तान बहुत ही सक्रिय हो गया था। अटल बिहारी वाजपेयी 13 अक्टूबर 1999 को शपथ लिए थे और आप यदि इतिहास को जानते हैं, समझते हैं, मैं तो अपनी डायरी के पन्नों में कलमबंद करता रहता हूं कि 2 महीने के भीतर, अटल बिहारी वाजपेयी की शपथ लेने के 2 महीने के भीतर 24 दिसंबर 1999 की तारीख थी, इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 जो काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ा था, उसे अलकायदा के आतंकियों ने अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद अपहृत इस विमान को अमृतसर में उतारा गया, वहां ईंधन भरा गया। भारत की सुरक्षा एजेंसियां कुछ नहीं कर पाई और यह विमान अपहर्ताओं के कब्जे में चला गया अफगानिस्तान के कंधार में। देखिए, पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में बाबेला मच गया। बातचीत शुरू हुई अपहर्ताओं से, अलकायदा के आतंकियों से। अलकायदा के आतंकियों ने जो शर्त रखी वह भारत को परेशान करने वाली थी। अलकायदा ने कहा कि भारत की जेलों में बंद कुख्यात आतंकियों को छोड़ा जाए। उसे लेकर भारत सरकार कंधार पहुंचे, फिर विमान और उनके यात्रियों को छोड़ेंगे। 7 दिनों तक गतिरोध चला, क्योंकि फिरौती के रूप में ऐसे ही आतंकी मांगे जा रहे थे जिसे छोड़ा जाना वाजिब नहीं था। नाम था मौलाना मसूद अजहर, उमर सईद शेख, मुश्ताक अहमद जरगर। लेकिन वाजपेयी की सरकार झुक गई थी। सप्ताह भर के गतिरोध के बाद शर्म से मुंह नीचा किए देश के विदेश मंत्री जसवंत सिंह इन तीनों आतंकियों को जेल से बाहर लेकर अपने साथ कंधार लेकर गए और विमान का अपहरण करने वाले अपहर्ताओं को थमा दिया। बदले में हमारा विमान छूटा, हमारे यात्री छूटे, हमारे पायलट छूटे। 31 दिसंबर 1999 को सभी अपने घर गए थे। लेकिन एक दुखद घटना घट गई थी। एक नवविवाहित 25 साल के रूपन कात्याल, उनकी मौत विमान के भीतर ही हो गई थी, क्योंकि अपहर्ताओं ने उनके साथ जबरदस्ती की थी। और यह जबरदस्ती अमृतसर एयरपोर्ट पर ही हो गई थी, जब विमान को ईंधन लेने के लिए वहां उतारा गया था। खैर, तो वाजपेयी सरकार परेशान थी और इस विमान अपहरण कांड का साल भर ही गुजरा था कि 22 दिसंबर 2000 को फिर से पाकिस्तान ने भारत में नापाक हरकत की। और आपको पता है कि देश का लाल किला, देश की पहचान है, वहां इस बार लश्कर के आतंकियों ने हमला बोला दिल्ली में, और इस हमले में 3 सैनिक और 1 नागरिक मारे गए। तो वाजपेयी सरकार परेशान, लेकिन आगे बड़ी परेशानी थी, जिसके कारण शर्म से सभी परेशान थे। भ्रष्टाचार का आरोप ऐसा लगा था। देश के 2 बहादुर पत्रकार तरुण तेजपाल
और अनिरुद्ध बहल ने तहलका की वेबसाइट की शुरुआत की थी और बहादुरी से पत्रकारिता कर रहे थे। तो इनकी जो पत्रकारिता थी वो अलग किस्म की थी। इनकी चर्चा बहुत तेज थी। 14 मार्च 2001 को इन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन का खुलासा किया, वीडियो स्टिंग ऑपरेशन का, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन बेस्ट एंड। यह रक्षा सौदों में दलाली का मसला था। इसे देश के बड़े टेलीविजन नेटवर्क पर टेलीकास्ट किया गया, इस स्टिंग ऑपरेशन को। और जानते हैं क्या निकला? जब स्टिंग ऑपरेशन का खुलासा हुआ तो देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, वे रिश्वत लेते हुए दिखे। और सिर्फ बीजेपी के प्रेसिडेंट ही नहीं, उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा। आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स, एनडीए के कई नेता, हालात इतने बिगड़ गए कि बीजेपी के प्रेसिडेंट के साथ साथ देश के डिफेंस मिनिस्टर को भी रिजाइन करना पड़ा। तो देखिए, आईएसआई इसी मौके की तलाश में था। आईएसआई ने यह समझा कि जो देश का माहौल है, भारत का माहौल है, हमारे दुश्मन देश भारत का, पाकिस्तान के नजरिए से, अब तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल की चर्चा चारों ओर हो रही है। उनकी पत्रकारिता की चर्चा हो रही है, तहलका की चर्चा हो रही है। तो हम ऐसी कोई कोशिश करते हैं जिसमें इन दोनों पत्रकारों की ही हत्या कर दी जाए, दिल्ली में हत्या कर दी जाए, AK-47 से भून दिया जाए। और इसका परिणाम यह निकलेगा कि जब तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल की हत्या होगी तो देश का मिजाज जो है वाजपेयी सरकार के खिलाफ हो जाएगा, एनडीए की सरकार के खिलाफ हो जाएगा। और जनता का जब मिजाज खिलाफ होगा तो संसद के भीतर जो क्षेत्रीय पार्टियां वाजपेयी सरकार को समर्थन दे रही है, वह पार्टियां अपना समर्थन वापस ले लेगी। फिर क्या होगा? वाजपेयी की सरकार गिर जाएगी, देश में अस्थिरता हो जाएगी, एनडीए की सरकार हो जाएगी। तो आईएसआई ने प्लान तय कर लिया कि हमें तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल को मरवा देना है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल को मारेगा कौन? तो देखिए, आईएसआई का एक्सपीरियंस ऐसा था जो उसने मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट लिया था, जिसमें दाऊद इब्राहिम और तमाम जो लोकल गूंस थे, लोकल डॉन थे, उनकी मदद ली गई थी। तो तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल की हत्या का प्लान करते वक्त आईएसआई ने फिर से यह सोचा कि हम लोकल क्रिमिनल डॉन्स ही तलाशते हैं और ऐसे लोगों को तलाशते हैं जिन्हें लोकल नॉलेज हो, जिनके पास आर्म्स एम्युनिशन हो, जरूरत होने पर हम सब कुछ देंगे। 10 AK-47 तक देने की बात की गई। तो इसी तलाश में जो सलीम अंसारी था, नेपाल में आईएसआई का नेटवर्क का सबसे मजबूत आदमी, भारत में हिंसा फैलाने वाला प्रमुख किरदार, उसने भूपेंद्र त्यागी को तलाशा। देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि भूपेंद्र त्यागी का नेपाल में आना जाना हो गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस की यह विवेचना रही कि सलीम अंसारी को भूपेंद्र त्यागी से मुलाकात शहाबुद्दीन ने कराई थी, जो तब एमपी थे। और यह भी कहा गया कि शहाबुद्दीन ने यह मुलाकात बांग्लादेश के एक आईएसआई एजेंट के माध्यम से कराई थी, जिसका नाम कोड नेम जैन था। खैर, पुलिस की विवेचना अलग, मेरी विवेचना अलग। न मैं पुलिस की विवेचना को चुनौती दे रहा हूं, न मैं अपनी विवेचना की बड़ाई कर रहा हूं। तो सलीम अंसारी से भूपेंद्र त्यागी का संबंध, सलीम अंसारी ने इसे भारत भेजने का फैसला कर लिया। बात यह तय हुई कि तुम्हारे जो दुश्मन हैं, चाहे जो हैं, उसे भी मारने में हम मदद करेंगे। तब तक भूपेंद्र त्यागी जाली नोट के कारोबार में भी शामिल हो गया था। भूपेंद्र त्यागी को नेपाल से भी हथियार मिल गए थे और आईएसआई तैयार था कि हर तरीके का ठिकाना, हर तरीके का पनाह, हर तरीके की मदद। नेपाल में भी भूपेंद्र त्यागी ने अपने एक साथी के माध्यम से
स्थायी ठिकाना बना लिया था। यह जो उसका खास शागिर्द था, उसने नेपाल की एक लड़की से विवाह भी कर लिया था। तो सलीम अंसारी ने भूपिंदर त्यागी को तय कर लिया। भूपिंदर त्यागी ने यह देखा, यदि हम दिल्ली में इतने हथियार और लोगों के साथ जमा हो जाते हैं तो हम अपने दुश्मन शहाबुद्दीन, डीपी यादव, उन्हें भी खलास कर सकते हैं। लेकिन देखिए हुआ क्या, तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल की जान बचनी थी। भारत की खुफिया एजेंसियों को, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, वह सतर्क थी। उसे पता था कि लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही है। तो देश में जो दूसरे देशों से कॉल आते थे उन पर निगाह रखी जाती थी, जहां भी संदेह और शक सुबह होता था। इसी दरमियान आईबी ने दिल्ली के एक नंबर को नेपाल से कनेक्ट होते हुए इंटरसेप्ट कर लिया और इसी कॉल के इंटरसेप्ट होने से इस बात का खुलासा हुआ कि आईएसआई ने नेपाल में बैठकर इंडिया में, दिल्ली में एक बड़ी साजिश रच दी है, जिसमें तहलका फेम के पत्रकार तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल की हत्या का प्लान है। तो जैसे ही यह फोन सुना गया, होश उड़ गए, समझ सकते हैं, क्योंकि फोन में कहा जा रहा था कि भारत की सरकार को गिरा देना है, इसकी सुपारी दी जा चुकी है। तो यह जानकारी तत्काल इसे कलमबंद किया है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहे नीरज कुमार ने भी, कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को इस जानकारी को साझा किया गया, जहां राजवीर सिंह और मोहनचंद शर्मा जैसे काबिल अधिकारी थे। तो अब उन नंबरों को, नेपाल के जिस नंबर से फोन दिल्ली में आया था और दिल्ली का जो नंबर था उससे अन्य जो कॉल किए जा रहे थे दूसरे नंबरों पर, नेपाल का जो नंबर था उससे इंडिया में जो दूसरे नंबर पर कॉल आ रहे थे, उन सभी को सर्विलांस पर रख लिया गया। करीब 20 नंबर ऐसे सर्विलांस पर आए और बातचीत से भूपिंदर त्यागी, अवधेश त्यागी, यह पता चलने लगा। AK-47, बुलेट प्रूफ जैकेट, इन बातों की जानकारी मिलने लगी। यह बात भी जानकारी में आने लगी कि लोकल गुंस, मतलब स्थानीय गुंडे खोज लिए गए हैं, क्योंकि जो कन्वर्सेशन था उसमें खांटी हरियाणवी में बातचीत हो रही थी और इस बातचीत में कई कोड वर्ड्स के इस्तेमाल हो रहे थे। इसके अलावा जमीन कब्जा, इसके अलावा जबरदस्ती, बहुत सारी बातें हो रही थी। तो यह दृश्य बिल्कुल स्पष्ट था कि इन्हें कुछ करना है और बड़ा कुछ करने के लिए ये अपने कुछ साथियों के आने का इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें और अधिक हथियार के साथ आना है। कोई 10 AK-47 की बात है, 2 के आने की खबर मिल चुकी थी। यह भी मालूम हुआ कि बबाना में इनका आपस में मिलना जुलना है। अब तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, इंटेलिजेंस ब्यूरो, या यूं कहें कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के भी होश फाख्ता हो चुके थे। सवाल यह था कि तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल की हत्या हो जाएगी तो देश में क्या होगा। आईएसआई जैसा सोच रहा है कि देश का मिजाज खराब हो जाएगा, देश यह समझेगा कि इन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पर्दाफाश किया, इसलिए उनकी हत्या करा दी गई, तो अब इसे रोका कैसे जाए। यह भी मालूम है कि इन लोगों ने ऑफिस और घर की रेकी कर ली है, बस कुछ इंतजार है। और यह भी मालूम है कि ये कैसे हिट करने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल, क्या तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल को तुरंत इस बात की सूचना दे दी जाए? जो दिल्ली में बड़े पत्रकार हैं, उन्हें इस साजिश के बारे में बताकर उन्हें विश्वास में लिया जाए? यह सब सोचा ही जा रहा है। और अभी तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल को सीधे न बताकर उनके आसपास इर्द गिर्द सुरक्षा का घेरा मजबूत किया जा रहा है। लेकिन फिर एक बैठक होती है और इस बैठक में तय होता है कि आगे क्या करना है। यह तो स्पष्ट हो चुका है कि इनका मूवमेंट क्या है। क्या इस बात का इंतजार किया जाए
कि इनके साथी जो आने वाले हैं उनके साथ दबोचा जाए, या पहले इन्हें ही दबोचकर इस ऑपरेशन को तत्काल रोक दिया जाए। तो आगे क्या हुआ, कैसे हुआ? यह भूपिंदर त्यागी गिरफ्तार हुआ तो इसने क्या बका? शहाबुद्दीन की चर्चा कैसे आ गई? शहाबुद्दीन से बदला लेना था, लेकिन इसने शहाबुद्दीन के लिए क्या कह दिया? तो ये सारी कहानी बताएंगे, इंडियन एयरलाइंस की वो कहानी भी बताएंगे जब प्लेन के भीतर सीबीआई के ऑफिसर और शहाबुद्दीन दोनों साथ बैठे थे। पटना से दिल्ली के लिए उड़े थे, रास्ते में हवाई जहाज रांची में भी उतरा था और खेला दिल्ली पहुंचते पहुंचते हो गया था। तो यह कहानी आगे और भी रोचक होने वाली है। आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप Facebook पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध, यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं, या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आप अपना नंबर भी लिखकर भेजिए, जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं कल रात ठीक 9 बजे श्रृंखला की आगे की जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।